Hey friends, I'm Shubin and today I will going to tell you difference between aerobic and anaerobic respiration. So many of the pupils and my juniors were asking me for explaining anaerobic respiration and aerobic respiration because they were not understanding what is aerobic and anaerobic respiration, and many of the pupils were lacking, and many of the children were today many of the children were supporting digital things like mobiles, WhatsApp. They were only like that type of things. So I will tell this thing, I will tell and I will clear your topic in your way only. Like in YouTube you will seeing this video, aerobic and anaerobic respiration. Those who want to clear this topic I will clear. So our first thing is, what is aerobic respiration? Aerobic respiration is a process in which in which it takes place in the presence of oxygen. Like जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि वह ऑक्सीजन के मौजूदगी में ही अपना काम करता है, वैसे ही। सो जैसे सच मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं, आप इन पे फोकस कीजिए, पूरा मत पढ़िएगा और रटने की कोशिश मत कीजिएगा। कृपया सिर्फ इन्हें समझने की कोशिश करें, आपको पूरा समझ में आएगा। सो आर फर्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकरिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो किसकी कब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इधर ये ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कौन सा? एरोबिक रेस्पिरेशन। और इसी के सेकंड हैंड साइड जब अपन चलते हैं तो अपन देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑकरिंग इन द एब्सेंस ऑफ O2 मीन्स ऑक्सीजन। एब्सेंस मीन्स अमौजूद हुई। देन आर सेकंड, सो पहले आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंट होने पर ही ये रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस करता है। और ये आपको क्लियर करना होगा कि एनारोबिक जो है ये एनारोबिक है और वो एरोबिक है। तो हम दोनों को क्लियर कर रहे हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा रेस्पिरेशन कब और कैसे टेक्स प्लेस करता है। अगर आपको डिफाइन करने को भी आ जाए इस डेफिनेशन को, तो आप इतना इतना तो आप फर्स्ट पॉइंट ही लिख सकते हैं, उसमें आपको ये 2 मार्क्स की डेफिनेशन में फुल मार्क्स मिलेगा। Then our second point, the process is performed and complete in protoplasm as well as in mitochondria। तो आपको इसमें ये फोकस करना होगा कि ये प्रोसेस परफॉर्म करती है और कंप्लीट करती है प्रोटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये प्रोटोप्लाज्म में तो ये प्रोसेस कंप्लीट करती ही है, साथ ही साथ ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। और इसी के साथ जब हम इसके सेकंड पॉइंट पर चलते हैं तो हमें यहाँ दिखता है, दिस प्रोसेस इज परफॉर्म्ड एंड कंप्लीट इन प्रोटोप्लाज्म ओनली। यहाँ आपको माइटोकॉन्ड्रिया लिखना है, यहाँ सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि यहाँ आपको माइटोकॉन्ड्रिया आना चाहिए और यहाँ आपका प्रोटोप्लाज्म ओनली करके ही आना चाहिए, क्योंकि ये इसी की प्रोटोप्लाज्म इसी की हमें ज़रूरत है। इसमें सिर्फ इतना ही सिंपल डिफरेंस है। और जैसे कि आपको 5 पॉइंट बताए जाते हैं, मैं आपको 6 बताऊंगा, क्योंकि हम 5 में से एक आध दो तो भूल ही जाते हैं एग्जाम टाइम पे। सो आर थर्ड पॉइंट इज, इन दिस प्रोसेस द ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। इट मीन्स हमारा ग्लूकोज जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ये आपको याद करना होगा, समझना होगा कि ये जो चीज़ है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो रही है इसके साथ। और इसमें आपको जो थर्ड पॉइंट मिलेगा एनारोबिक में, वो इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड कम्प्लीटली। अगर आप इस प्रोसेस को देखेंगे तो इसमें ग्लूकोज है वो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। इसमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि आपको इनमें से कोई भी एक पॉइंट याद करना है, और साथ ही साथ अगर आप ये पॉइंट याद करते हैं तो सिर्फ आपको ये कंप्लीट, और इसमें आपको याद करना होगा इनकम्प्लीट। ये जो इनकम्प्लीट है और कंप्लीट है सिर्फ आपको इतना ही समझना है, बाकी आपको याद करना है। फिर देन आर फोर्थ पॉइंट पर अगर हम चलते हैं तो हमारा फोर्थ पॉइंट है, इन दिस प्रोसेस द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर्स वी प्रोड्यूस्ड। मतलब इस क्रिया में हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स ही मिलते हैं सिर्फ। और इसमें मैं आपको बता दूं कि एरोबिक में
और एनारोबिक रेस्पिरेशन, दोनों ही रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड कॉमन रहेगी। इसलिए आपको इसे याद नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना समझना होगा कि यहाँ जो वाटर वेपर्स है वही प्रेजेंट है, और यहाँ जो वाटर वेपर्स की जगह हम यहाँ लिख देंगे एल्कोहल, जो कि यहाँ प्रेजेंट होता है किसमें, एनारोबिक रेस्पिरेशन में, और ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर जैसे हम अपने 5वें पॉइंट पे चलते हैं कि इन दिस प्रोसेस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। जैसे आप घर में खाना खाते हैं तो आपको उसमें पेट भर के, आपके घर में आपका जो भी फैमिली मेम्बर है वो आपको पेट भर के खाना खिलाता है, तो वैसे ही इसमें हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में। ऐसे ही एनारोबिक रेस्पिरेशन में जब हम चलते हैं तो इस रेस्पिरेशन में इन दिस प्रोसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, मतलब ये है इस तरह की क्रिया में हमें कम एनर्जी मिलती है, ज़्यादा एनर्जी हमें नहीं मिल पाती। तो हमें इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी का ध्यान रखना है, और साथ ही साथ इसमें हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी का ध्यान रखना है। फिर आज 6th पॉइंट, जब हम अपने 6th पॉइंट पे चलते हैं तो इन दिस प्रोसेस वी गेट 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। इस प्रोसेस में हमें 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी मिलता है, ये आपको याद करना होगा। एंड रियलाइज्ड एंड रिलीज्ड फ्रॉम द 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, मतलब हम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बना सकते हैं, ये आपको ध्यान देना होगा। और साथ ही साथ जब अपन एरोबिक रेस्पिरेशन में चलते हैं तब इसमें होता है कि इन दिस प्रोसेस 2 मॉलिक्यूल्स, मतलब इसमें हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स ही बनेंगे। तो आपको ये क्लियर करना होगा, ये बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। इस लॉजिक को अगर आप समझ लें तो आप सक्सेसफुली कंप्लीट 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स तो ला ही सकते हैं। और अगर आपको इससे जुड़े कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको हो तो मेरे कमेंट पर जाकर और पूछ सकते हैं, मैं आपका क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करूँगा। और थैंक यू।